ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस के रक्त चरित्र की। मध्य प्रदेश में पुलिस वालों ने एक डीएसपी के साले की पीट कर हत्या कर दी। डीएसपी का साला होने के साथ यह युवक एक इंजीनियर भी था। युवक के साथ पुलिस वालों की दरिंदगी का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में पुलिस वाले जिस बेरहमी के साथ उदित की पिटाई करते नजर आ रहे हैं, उससे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि मोहन यादव की पुलिस खाकी के भेष में वर्दी वाले गुंडे की तरह बर्ताव कर रही है। मध्य प्रदेश के मोहन राज में आपका स्वागत है। ये वो प्रदेश है जहां बच्चे खांसी के सिरप से मौत की नींद सो जाते हैं। और जो बचपन में खांसी के सिरप से बच जाते हैं, उन्हें जवानी में मोहन यादव के पुलिस वाले कुछ इस तरह बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार देते हैं। लिप्टा लेके दौड़ के मारा मेरे बच्चे को, लिप्टा ले लेके। वहाँ का कानून नहीं है, तुम जेल में डाल देते, तुम सजा दे देते, तुम हाथ पैर तोड़ देते। जान ले ली मेरे बच्चे की, जान ले ली। मेरा हीरो था, मेरा लाडला था, मेरे इतने महल का मेरा चिराग चला गया। क्या होगा? दोषियों को सजा मिलने से मेरा बेटा वापस आएगा? आएगा? आएगा तो मैं बहुत अच्छे से फिर बताती हूँ। मेरे बेटे को वापस ला दो। मेरे बेटा को फांसी पे चढ़ा देता, जेल करवा देता, पर मेरे बेटा को ऐसा मारता नहीं, डंडे से और पैर में भी, पैर से इस पे मारा, पेट पे। मेरे बेटा का पेट फट गया था। किसको बताऊँ? सजा होना चाहिए उसको। तो अब बताइए माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, खांसी के सिरप से मौत तो आपको कल का सवाल लगती है। आप कहते हैं आज की बात करो। सर, जिस तफसील को सरकार ने अरे भाई ये हो गए ना भी, कल की बात आप आज मत लाओ, उसको आज की बात करो ना। चलिए, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए हम आज की बात करते हैं, और आज की बात आपको कड़वी लग सकती है। बात यह है कि आपके राज्य में आपके पुलिस वालों ने एक डीएसपी के साले और इंजीनियर उदित की बेरहमी से पिटाई की। पिटाई का सीसीटीवी आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि किस तरह आपके पुलिस वाले लठैत बने हुए हैं। उदित के कपड़े उतरवाकर सड़क पर खुलेआम डंडे बरसा रहे हैं। पुलिस वालों ने उदित को इतना पीटा कि उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी, गौर से देखिएगा, क्योंकि आपके राज्य में पहले ही सिरप से कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं। दिवाली के त्योहार पर कई घरों में मातम है। इस बीच आपकी पुलिस से ही एक और घर में मौत का अंधेरा कर दिया है। मेरे बच्चे को हमेशा के लिए सुला दिया, मेरे बच्चे को याद हो गया, मेरा सूरज डूब गया, मेरा घर का चिराग चला गया। ऐसा कैसा हमदर्दी नहीं थी उन लोगों को, कैसा मारा मेरे बेटा को। उनके बच्चे नहीं थे क्या? ऐसे दोनों हाथों से मारा। ऐसा तो कोई जानवर को भी नहीं मारता। मेरा बेटा बहुत सुकुमार था, कभी मैंने उसको गाल पे भी हाथ नहीं मारा। बड़े परेशानी से मैंने अपने बच्चे को बड़ा किया था। ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला। मेरा बेटा चला गया, आप ला दोगे मेरे बच्चे को? पैसे मांग रहे थे वो मेरे बच्चे से। कितने बच्चे चाहिए थे उसको पैसे? मेरे बच्चे के भारों भार में पैसे दे देते। जेल करा देता। 10,000 मांग रहे थे वो हरामखोर। काय के लिए नौकरी कर रहे थे वो? रिश्वत लेके करते हैं। और भी माओ की गोद सुनी कर सकते हैं ये लोग, और भी माओ की गोद सुनी करते। मेरी गोद सुनी चली गई, मेरा इकलौता बच्चा चला गया। बहुत कठोर मिलना चाहिए सर उनको सजा। मेरा बेटा अकेला था, 4 मामा का बड़ा लाडला बेटा था। उनके नाना जी इतना प्यार करते थे उनका कि मैं क्या बताऊँ, अब किसका प्यार करेंगे। अरे बाप रे।
कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए उनको। मेरे बेटे का घर उजड़ गया, दिया नहीं है मेरे बेटा के दरवाजे पे, क्या करूं अब, किसका साथ लेंगे, मेरी बेटी अकेली है। चाहे उनको फांसी की सजा होना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा आने वाला है, जिसने मारा उसको फांसी मिलना चाहिए, यही मेरी अपील है। वर्दी को दाग लगाया है उनने। सोचिए मोहनराज में कानून व्यवस्था की हालत क्या है। डीएसपी के साले की 2 पुलिस वाले पीट पीट कर जान ले लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि पुलिस वालों ने उदित के प्राण क्यों लिए। राजधानी भोपाल में जब उदित अपने 2 साथियों के साथ रात में पार्टी करके कार से वापस जा रहा था, तब 2 पुलिस वालों ने उसे रोका। ऐसा आरोप है कि पुलिस वालों ने उदित और उसके साथियों से पैसों की भी डिमांड की। जब उदित और उसके साथियों ने पैसे देने से इनकार किया, तब पुलिस वालों ने उदित की पिटाई लाठी और डंडों से की, जिससे उदित की जान चली गई। उदित हत्याकांड के 2 सीसीटीवी सामने आए हैं। एक सीसीटीवी में उदित और उसके दोस्त कार के साथ दिखाई देते हैं। दूसरे सीसीटीवी में पुलिस वाले उदित को पीटते नजर आते हैं। उदित के शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं। जानकारी के मुताबिक घटना 10 अक्टूबर रात 1:30 बजे की है। वीआईटी कॉलेज से बीटेक करने वाला उदित दोस्तों के साथ भोपाल के इंद्रपुरी इलाके में एक बगीचे के पास कार में पार्टी कर रहा था। इस दौरान गश्त कर रहे 2 पुलिस वाले संतोष बामनिया और सौरभ आर्य वहां पहुंचते हैं। उदित और उसके दोस्तों के साथ गाली गलौज करते हैं। इसके बाद उदित डरते हुए कार से निकलकर भाग जाता है, जैसा पहले सीसीटीवी में दिख रहा है। उदित के दोस्तों ने बताया है कि इसके बाद पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। उदित को पकड़ने के बाद उसकी बड़ी ही बेरहमी से पिटाई करते हैं, जैसा दूसरे सीसीटीवी में नजर आ रहा है। आरोप ये भी है कि पुलिस वालों ने इन युवकों से 10,000 रुपए की डिमांड की थी। पुलिस वालों के जाने के बाद उदित के दोस्त उसे लेकर भोपाल एम्स पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अकेला था सर, और बहुत लाड़ प्यार से रखा था उसे। उनको तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। उदित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासे के मुताबिक उदित की मौत पेनक्रियाज अटैक और ज्यादा खून बहने से हुई। रिपोर्ट में उदित की बॉडी पर लाठी और चोटों के निशान का जिक्र है। पारदर्शिता दिखाते हुए पैनल के थ्रू इसमें हमने पोस्टमार्टम कराया था। पोस्टमार्टम की हमको शॉर्ट पीएम रिपोर्ट कल देर शाम मिली थी, जिसको फिर हमने ओपिनियन और अपने फॉरेंसिक्स से डिस्कस करके इसको तत्काल हमने इसमें मर्डर 1031 बीएनएस के अंतर्गत दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को इन्वेस्टिगेशन इसमें हमने स्टार्ट कर चाहता तो मेरा बेटा भी, मेरे दामाद डीएसपी है, उनका बताता, लेकिन मेरे बच्चे ने नहीं बताया। उदित के जीजा मध्य प्रदेश के बालाघाट में डीएसपी के पद पर तैनात हैं। तब ये पुलिस वाले इतने बेखौफ थे कि उनके साले की जानवरों की तरह पीटकर जान ले ली। मोहनराज की इस कानून व्यवस्था में आम आदमी कैसा महसूस करेगा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। वैसे दोष मुख्यमंत्री मोहन यादव का नहीं है, क्योंकि वो माखन चोर को इंसाफ दिलाने में काफी व्यस्त हैं। वरना उनके प्रदेश में भले ही इंजीनियर 90 डिग्री का पुल बना दे, लेकिन कानून व्यवस्था को डंडे के दम पर चलाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। भले ही भ्रष्टाचारी मध्य प्रदेश में मौज काटते रहे हों, लेकिन पब्लिक को पीट पीट कर मारने के बारे में कोई सोच नहीं सकता। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री, उनने उस पिता का जिसका जवान बेटा चला गया, उनकी पुलिस ने जिसकी हत्या की, उससे बात करना उचित नहीं समझा। हत्या इसलिए कर दी कि 10,000 रुपये बच्चे से ने पुलिस वाले को नहीं दिए। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में, जहां पुलिस लगातार केवल और केवल जनता की सेवा के लिए, और अगर कोई भी कानून को हाथ में लेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब इंतजार इस हत्याकांड पर मुख्यमंत्री के जवाब का है। क्या इसे भी वो कल की बात कहेंगे या फिर अपने अजब राज्य की गजब व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करेंगे? तो सवाल यही है कि क्या पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से पहले ही सरेंडर कर दिया है? दरअसल ये सवाल पवन सिंह के एक पोस्ट से खड़ा हुआ। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मैंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। पवन सिंह के शब्दों से ऐसा लगता है कि वो बैकफुट पर हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लाश जाएगा मेरा। महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है, मर्द का दर्द नहीं दिखता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कोई पत्नी नहीं बर्दाश्त करेगी। ज्योति जी, विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं। सिर्फ 12 दिनों के भीतर पवन सिंह बिहार को बनाने वाले बेटे से पार्टी के सच्चे सिपाही तक शिफ्ट हो गए। 30 सितंबर को पवन सिंह ने बीजेपी में एंट्री मारी थी। बीजेपी का दामन थामने के साथ ये तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने एक पोस्ट लिखा था। बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। अब सवाल ये है कि एक तरफ पवन सिंह के आरा से चुनावी मैदान में उतरने की अटकलें लग रही है, लेकिन इस बीच उनके जोश और जज्बे में ये परिवर्तन कैसे आया? क्या पवन सिंह पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों की वजह से बैकफुट पर है, या फिर ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलों की वजह से पवन सिंह चुनावी मैदान से पीछे हट रहे हैं, या फिर निजी विवादों की वजह से पार्टी उन पर किसी तरह का दबाव तो नहीं डाल रही? इस बीच पवन सिंह के इस परिवर्तन को समझने के लिए उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद से अब तक की टाइमलाइन पर गौर करना जरूरी है। पवन सिंह का ये पोस्ट करवा चौथ के अगले दिन सामने आया है। पत्नी होने के नाते अपना कर्तव्य निभाती रहूंगी, पर भगवान से बस यही दुआ है मेरी जैसी अभागन कोई और न बने। सभी माताओं एवं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। पवन सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी ज्योति सिंह लगातार एक्टिव हैं। पवन सिंह के बीजेपी में जाने के बाद से उनकी सक्रियता और बढ़ गई है। 5 अक्टूबर को ज्योति सिंह लखनऊ में पवन सिंह के आवास पर पहुंची थी। वहां उन्होंने रोते हुए पवन सिंह के खिलाफ कई आरोप लगाए थे और सुसाइड करने की धमकी दी थी। ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लाश जाएगा मेरा। ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ। लखनऊ के हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद दोनों के बीच सोशल मीडिया पर जमकर जुबानी जंग हुई। एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट लिखकर हमला किया। विवाद बढ़ता देख 8 अक्टूबर को पहले पवन सिंह ने ज्योति सिंह के आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पवन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटे बाद ज्योति सिंह ने भी जवाब दिया। ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं। हमारी उनकी मुलाकात होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी, आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी, ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी, विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे? पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज़ के विरोध में जब मैं बोलती थी तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था। पोस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पवन सिंह और ज्योति सिंह के निजी विवाद में चुनावी राजनीति की एंट्री हुई। इसके बाद 2 दिन तक दोनों के बीच सीज फायर रहा। एक दिन पहले 10 अक्टूबर को अचानक ज्योति सिंह जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से जाकर मिली। ज्योति सिंह और प्रशांत किशोर की मुलाकात से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई। अटकलें लगाई जाने लगी, क्या ज्योति सिंह जनसुराज पार्टी के टिकट पर बिहार का चुनाव लड़ेंगी? हालांकि इन सवालों पर प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और ना ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है।
चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अचानक पवन सिंह ने ये बात कही कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की। हालांकि पवन सिंह के विरोधी इसे उनके पारिवारिक विवाद से जोड़कर देख रहे हैं और बीजेपी उनका बचाव कर रही है। चर्चा थी कि वो चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी में आए थे, लेकिन जब देखा उन्होंने तो अब खुद ही कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनको ये पता है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा इस सरकार का, तो वो अपना भलाई देखकर निर्णय को वापस ले रहे होंगे। भाई पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, तो समर्पित कार्यकर्ताओं को कोई चुनाव लड़ने से ही समर्पित कार्यकर्ता नहीं हो जाता है, उसकी अपनी भूमिका होती है। तो भूमिका अपनी, पवन सिंह अपनी भूमिका चुनाव में निभाएंगे एनडीए के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्या दिक्कत है? जैसा आप बता रहे हैं, पवन सिंह जी ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये उनका और भाजपा का मामला है, उस पर हम लोग को कुछ नहीं करना है। आपसे डर गया? हमसे क्यों डरेंगे भाई? हमारे कोई पवन सिंह से थोड़ी झगड़ा है, हमारा पवन सिंह से कोई झगड़ा नहीं, हमारे मित्र है। पवन सिंह के विरोधी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि महिला वोटों के नुकसान के डर से पवन सिंह का टिकट खतरे में पड़ गया है, इसलिए उनके तेवर ढीले पड़ गए हैं। फिलहाल पवन सिंह जिस तरह म्यूजिक इंडस्ट्री में अक्सर विवाद के चलते सुर्खियां बटोरते रहे हैं, इसी तरह वो बिहार चुनाव के बीच पत्नी के आरोपों और अपने पोस्ट से एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। बिहार में चुनावी मौसम चल रहा है और चुनावी मौसम में अक्सर नेता पार्टी की बात कम सुनते हैं और अपनी अंतरात्मा के भरोसे ज्यादा रहते हैं। यही वजह है कि इस मौसम में दल बदल का खेल खूब चलता है, जो इस वक्त बिहार में जमकर चल रहा है। जब युद्ध होता है तभी सैनिक जो है अपने बंदूक में गोली लोड करते हैं। सुबह का भूला जब शाम में घर आए तो उसको भूला नहीं करते हैं, एक तरह से घर वापसी ही है। चुनाव वाली चुंबक में इतनी ताकत होती है कि सुबह के भूले नेता को अक्सर शाम तक घर वापस खींच ही लेती है, जैसे पूर्व सांसद अजय निषाद को बीजेपी की तरफ खींचा है। अजय निषाद वोटिंग से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की बगिया में आ गए हैं, वो भी सपरिवार पत्नी रमा निषाद के साथ। सुबह का भूला जब शाम में घर आए तो उसको भूला नहीं करते हैं, एक तरह से घर वापसी ही है। करीब 1.5 साल में कांग्रेस में रहा। जब युद्ध होता है तभी सैनिक जो है अपने बंदूक में गोली लोड करते हैं, तो ये तो प्रक्रिया है। जब चुनाव में आएगा तभी आदमी इधर से उधर होगा, बाकी सब दिन तो संगठन के लिए काम करना है। वैसे अजय निषाद पहले बीजेपी से 2 बार सांसद रह चुके हैं। अब अजय निषाद ने बात बिल्कुल प्रोफेशनल की है। जैसे एक नौकरी पेशा के लिए जॉब बदलने का एक वक्त होता है, उसी तरह राजनीति में चुनाव के वक्त ही नेताओं को अच्छा ऑफर मिलता है। अब ऑफर मिला है तो कैश करना कोई गलत बात नहीं है। बिहार में दल बदल का खेल बुलेट की रफ्तार से चल रहा है। शनिवार को पूर्व सांसद अरुण कुमार ने भी बेटे के साथ जेडीयू का हाथ पकड़ लिया। बिहार जिस तरीके से प्रगति के रास्ते पर है, इसमें हम अपनी ताकत लगाएंगे। पूरा बिहार में हमारी सरकार बने और जंगल राज को हम। दल बदल का खेल हर पार्टी में होता है और हर पार्टी से दूसरे का खेल खत्म होने वाला दावा भी होता है। एनडीए की नैया डूबती देखकर सब लोग महागठबंधन में श्री तेजस्वी यादव जी में अपना भरोसा विश्वास जता रहे हैं। ये हम तो विपक्ष में हैं, सरकार के लोग, सरकार के नेता, सत्ताधारी दल के नेता छोड़कर तेजस्वी जी के साथ आ रहे हैं। वैसे बिहार में चुनाव से पहले दल बदलने वालों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है। 2020 में 18 नेताओं ने चुनाव के वक्त दल बदल किया, 16 हार गए और 2 ही जीत सके। इससे सवाल ये उठते हैं कि सियासत को सेवा का माध्यम बताने वाले नेता क्या किसी कॉर्पोरेट कर्मचारी की तरह मौके की तलाश में पॉलिटिक्स करते हैं?
नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। घंटी बजाओ एक ऐसा शो जो बनता है आपकी आवाज। सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ शासन, प्रशासन और सरकार से पूछता है सवाल, जिसका आपसे है सीधा सरोकार। जिस देश में किसी अधिकारी का कुत्ता खो जाए तो जोरदार हंगामा मच जाता है। किसी बड़े अफसर के परिवार का कोई सदस्य अगर बीमार हो जाए तो डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से अगवा कर लिया जाता है। जहां वीआईपी के आने की भनक ही लग जाए तो आम जनता के लिए सफर मुसीबत वाला बन जाता है। उस देश में अगर दवा के नाम पर जहर दे दिया जाए, मासूमों की जान चली जाए, तो फिर गुहार किससे लगाएं? इस बार उन्हीं लोगों के खिलाफ घंटी बजानी है जिनके लिए आम आदमी की मौत सिर्फ एक आंकड़ा है, आंकड़े के सिवा कुछ भी नहीं। शिवम, विधि, अदनान, उसैद, ऋषिका, श्रेया। किसी की उम्र 5 साल, किसी की 4 साल, किसी की तो महज 1 साल। कोई तो कुछ महीने पहले ही इस दुनिया में आया था। ये नाम उन मासूम बच्चों के हैं जिनकी जहरीले सिरप ने जान ले ली। इनकी जिंदगी बचाई जा सकती थी, या आज अपने माता पिता की गोद में होते। अगर हमारा सिस्टम सो नहीं रहा होता। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक सिस्टम की लापरवाही के कारण 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। लेकिन हद तो यह है, इन बच्चों की मौत के बाद भी हमारा सिस्टम जागने को तैयार नहीं और नेता टोपी ट्रांसफर के खेल में लगे हैं। योगिता की इन अटखेलियों को देखकर परिवार खुशी से झूम उठता। माता पिता घंटों अपनी 2 साल की बेटी की इस मस्ती को निहारते। लेकिन अब योगिता इस दुनिया में नहीं है, वो केवल इन तस्वीरों और यादों में जिंदा है। एमपी की योगिता ने भी सर्दी बुखार के बाद वही जहरीला कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पिया था जो 3 साल की विधि, 1.5 साल के गोविंद, 8 साल की शहरीशा, 4 साल के उसेर, 5 साल के अदनान और बाकी बच्चों ने पिया था। ये बच्चे आज जिंदा होते अगर जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहे होते। लेकिन हर बार की तरह सिस्टम की नींद तब खुली जब बच्चों की मौत का आंकड़ा 1 से 2, 2 से 10, 10 से 15 होता गया। एबीपी न्यूज आपको बताएगा कैसे मध्य प्रदेश में एक के बाद एक लापरवाही होती गई, कैसे जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर के बैठे रहे और अब कैसे टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। जिस वक्त एमपी में एक के बाद एक बच्चों की मौत हो रही थी, परिवारों में चीत्कार मची थी। जिनके बच्चे अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, वो सरकार की तरफ उम्मीद की टकटकी लगाए बैठे थे। उस वक्त मुख्यमंत्री साहब असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों को गन्ना खिलाने में बिजी थे। अजगर को नेशनल पार्क में छोड़ने में व्यस्त थे। वन्य जीवों के जीवन की सुरक्षा की बात कर रहे थे। जब बच्चों की मौत पर सवाल गूंजने लगा, तब मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर हुए, इसका अंदाजा आप इन बयानों से लगा लीजिए। अरे भाई ये हो गए ना भी, कल की बात आप आज मत लाओ उसको, आज की बात करो ना। यहाँ पर मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। मैंने कल आज वहाँ जा कर के जितनी प्रकार से हो सकता है वो सब करा है। हम आज अपने पूरे दिन की बात करें, आप बात मान के चलिएगा, सरकार ने हर विषय का मौके पे जा कर के, यहाँ तक कि बड़ा आपको जानकारी होगी कि हमारे अपोजिशन की पार्टी के अध्यक्ष जी घर घर नहीं जा पाए, वो एक जगह बिठा के बात कर रहे हैं। हम तो हर एक के घर घर गए, क्योंकि हमारी संवेदनशीलता है। हमारे लिए ये एक औपचारिकता कर्मकांड नहीं,
इसलिए बेहतर से बेहतर हो सकता है। हमने कार्रवाई भी की, बाकी काम भी किया। बच्चों की मौत के बाद सिस्टम खुद को सुपर एक्शन मोड में दिखा रहा है। प्रवीण सोनी नाम के जिस डॉक्टर ने बच्चों को कोल्ड्रिफ कफ सिरप देने की सलाह दी थी, उसे और इस सिरप को बनाने वाली श्रीसन फार्मा के डायरेक्टर गोविंदन रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को सस्पेंड कर दिया गया है। दिनेश मौर्य वही शख्स हैं जिन पर दवाओं की क्वालिटी और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी। इनका काम था संदेह होने पर तुरंत जांच करना और बिक्री को रोकना। इन्हें जल्द से जल्द स्टॉक को सील करने की कार्रवाई करनी थी, जो नहीं किया गया। दिनेश मौर्य के सस्पेंड होने से पहले जब एबीपी न्यूज संवाददाता अंबुज पांडे ने इनसे बात की, उस वक्त भी ये अपने जवाबों से गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि छिंदवाड़ा की घटना के बाद ये दवाओं की सैंपलिंग की गई। दिनेश मौर्य तो लापरवाही की सीरीज की एक कड़ी है। लापरवाही का असली खेल तो काफी पहले ही शुरू हो गया था। इतने बच्चों की मौत होती ही नहीं अगर शासन प्रशासन उसी वक्त एक्टिव हो जाता जब नागपुर के कलर्स अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने बच्चों की हालत को लेकर अलर्ट किया था। कलर्स अस्पताल में एक बच्चा गंभीर हालत में भर्ती हुआ था, जिसकी जांच के बाद डॉक्टर अग्रवाल ने संदेह जाहिर किया था बच्चों के किडनी फेलियर की वजह दवा हो सकती है। 16 सितंबर को डॉक्टर अग्रवाल ने इसकी जानकारी परासिया के स्थानीय पार्षद अनुज पाटेकर को दी थी, जिसके बाद अनुज ने इसे लेकर कलेक्टर और एसडीएम को अलर्ट किया था। मेरे पास में पहला पेशेंट जो आया था 11 सितंबर को आया था, और 11 सितंबर को जब पेशेंट आया था तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो बच्चा जो मेरे पास में आ रहा है उस बच्चे की किडनी काम नहीं कर रही करके, उसने ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए उसने यूरिन नहीं पास किया करके। तो जिस समय बच्चा पहुंचा था, मैंने उसके पेपर देखे तो वो बच्चा परासिया के किसी क्षेत्र का रहने वाला था, गांव का रहने वाला था। तो उन्होंने बताया कि ये अचानक से इतने कम उम्र के बच्चों की एकदम से किडनी में इतना भयंकर असर होना, ये ऐसे ही नहीं होता है। मुझे ऐसा डाउट है कि शायद वहाँ पे कोई या तो गलत दवाई बट रही है या फिर कीटनाशक का दुष्प्रभाव हो सकता। तो उन्होंने मुझसे कहा कि प्रशासन को ये बता दो, तो मैंने तुरंत माननीय कलेक्टर साहब को और एसडीएम साहब को दोनों को फोन लगाया था और उनको ये जानकारी में दिया कि लगातार किडनी के पेशेंट नागपुर पहुंच रहे हैं। परासिया के स्थानीय पत्रकार प्रशांत शेल्के ने भी 18 सितंबर को इसे लेकर अखबार में एक रिपोर्ट छापी थी। अगर ये उसी समय ध्यान दिया जाता तो संभवतः बहुत सारे बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। आईसीएमआर की टीम आई, भोपाल की टीम आई, इन लोगों ने भी जो जांच की वो वेक्टर जनित रोगों की जांच की। सिरप को लेकर कोई जांच नहीं हुई। अगर ये सिरप की ओर ध्यान जाता तो जो 30 सितंबर को ये सिरप बैन हुआ था उससे पहले बैन हो जाता, बहुत सारे बच्चे बच जाते। डॉक्टर से लेकर पार्षद और पत्रकार तक चिंता जता रहे थे। बावजूद इसके जिला प्रशासन को नींद से जागने में 15 दिन लग गए। 30 सितंबर को जानलेवा कफ सिरप कोल्ड्रिफ पर बैन लगा। इतने दिन में 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। 14 और 15 तारीख में अलग अलग सोर्सेज से पता चला था कि ऐसे कोई बीमारी हो सकती है, तो हमने 16 तारीख से एक्टिव होकर अपना काम स्टार्ट कर दिया। सर, ये स्थानीय पार्षद का एक दावा है कि उन्होंने नॉलेज में लाया था प्रशासन के, लेकिन उस टाइम अलर्ट हो जाता तो शायद जाने बच जाती। नहीं, वो 14-15 तारीख की बात है, वो 16 तारीख से हम एक्टिव हो गए थे हमारे ऑफिस। थैंक यू। अब आपको लापरवाही की सीरीज का तीसरा चेहरा दिखाते हैं। ये कोई और नहीं, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल हैं। जिस वक्त एमपी में बच्चों की मौत से हड़कंप मचा था, शक की सुई सिरप की तरफ जा रही थी, उस वक्त मंत्री साहब ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप को क्लीन चिट दे दी थी, वो भी बिना जांच रिपोर्ट का इंतजार किए। बाद में ये साफ हो गया बच्चों की मौत के लिए कोल्ड्रिफ सिरप ही जिम्मेदार है, तो मंत्री जी सफाई देने लगे। कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। उस कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई है, ये तय। 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो 3 दवाइयों के बारे में बात हुई थी, जिसके सैंपल की रिपोर्ट आ चुके थे और ये कंफर्म हो गया था कि इन दवाइयों के कारण मौत नहीं हो सकती। स्वास्थ्य मंत्री जी, ड्रग इंस्पेक्टर जिस पर दवाओं की क्वालिटी और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी, वो अपनी ड्यूटी में फेल हुआ। नागपुर से अलर्ट मिलने के बाद आपको दवा पर बैन लगाने में 15 से 20 दिन लग गए। हद तो तब हो गई जब बच्चों की मौत के बाद बिना जांच रिपोर्ट आए आपने जहरीले सिरप को क्लीन चिट दे दी। सोचिए, मंत्री जी के क्लीन चिट देने के बाद कितने और माता पिता ने ये दवा खरीदी होगी, अपने बच्चों को पिलाई होगी। लापरवाही और उसके कारण हुई इतने बच्चों की मौत के बाद अब मध्य प्रदेश में एक नया खेल शुरू हो गया है।
ये खेल है टोपी ट्रांसफर का। इस खेल के खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवजी पटेल, जो 20 से ज्यादा बच्चों की मौत के लिए अपना दामन बचाकर तमिलनाडु सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। जहाँ से दवाई बनी है उसी पॉइंट पर गड़बड़ी हुई है और वो गड़बड़ी तमिलनाडु में स्थित फैक्ट्री में हुई है, तो तमिलनाडु सरकार भी इस पे कार्रवाई करे। तो सवाल ये भी उठता है कि 2 दवाइयाँ और गुजरात सरकार की भी आई हैं, गुजरात की स्टेट से, तो उनकी भी चूक मानी जानी चाहिए ना। बिल्कुल, देखिए जो भी दवाइयाँ आई हैं इस केस में केवल जो तमिलनाडु की दवाई है उसमें एक बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया गया था जिसके बच्चों पर यह असर हुआ। ये कह रहे हैं कि ठीक है तमिलनाडु पे आप लोग टारगेट कर रहे हैं, फिर आप कहें कि गुजरात सरकार भी जिम्मेदार है। मैंने कहा ना आपसे, आप दोनों विषय को मिलाइए मत। अभी जो घटना हुई है उस घटना में तमिलनाडु में बनी हुई दवाई से ये हुआ परिणाम हुआ। मंत्री जी, इसमें कोई शक नहीं तमिलनाडु सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वहीं ये जहरीला सिरप बन रहा था, लेकिन मौत मध्य प्रदेश में हुई है, इसलिए जिम्मेदारी तो आपकी ही बनती है। ऐसा क्यों है? सरकार और व्यवस्था की नींद हादसे के बाद ही क्यों खुलती है? और नींद खुल भी जाए तो क्या वो पूरी तरह होश में आ पाते? एबीपी न्यूज ने इसकी जब पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। मासूमों की मौत के बाद भी लापरवाही का आलम बरकरार है। हैरानी की बात यह है कि जो दवाएं संदेह के घेरे में हैं, वो अब भी बाजार में बिक रही हैं। इतना ही नहीं, दवाओं को जांचने वाले लैब हैं तो उनमें से कुछ किसी काम के नहीं। जान लेने वाले इसी लापरवाही के खिलाफ आपको बजानी है घंटी। मध्य प्रदेश में जारी सिस्टम की लापरवाही की पोल अब तो सीएजी ने भी खोल दी है। सीएजी की 2024-25 की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है, मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वो दवाइयां खरीदी और बांटी जिन पर केंद्र की सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। रिपोर्ट में लिखा गया है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत 518 दवाओं और फिक्स डोज कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगाया था। केंद्र सरकार ने इन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। बावजूद इसके MPPHSCL ने इन दवाओं को खरीदा और अस्पताल तक पहुंचाया। ये रिपोर्ट बताती है कि साल 2017 से 22 तक सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रतिबंधित दवाएं खरीदी और न तब कार्रवाई हुई और न अब किसी पर कार्रवाई हो रही है। हम बार बार कह रहे हैं, इनमें से कई मासूमों की जान बचाई जा सकती थी अगर सिस्टम सो नहीं रहा होता, शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहा होता। कफ सिरप मामले में शुरू से लापरवाही बरती गई, फिर चाहे सैंपल की जांच पहले ना होना हो या इसकी रिपोर्ट आने से पहले उसे क्लीन चिट देना, लेकिन इसके बीच भी कुछ है जो इन मासूमों की मौत की वजह बना, और वो है दवा के सैंपल की जांच रिपोर्ट, जिसके लिए किसी ने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। रिपोर्ट का इतनी देर से आना, इसका कारण आपको पता चलेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दवाओं के सैंपल की जांच के लिए केवल 3 लैब हैं, जिसमें भोपाल, जबलपुर और इंदौर शामिल है। इनमें भी सिर्फ भोपाल लैब ही पूरी तरह फंक्शनल है, लेकिन इसकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। खुद मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट की जॉइंट डायरेक्टर टीना यादव ने एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में माना, विभाग के पास कर्मचारी और अच्छी मशीनों दोनों की कमी है। लैब का आधुनिकीकरण का काम रखना एक सतत प्रक्रिया है। पूर्व में जो स्थिति थी उससे आगे स्थिति, अब वर्तमान में स्थिति चेंज हुई है और भविष्य में भी आगे वो सतत प्रक्रिया के तहत चेंज होती ही रहेगी। तो अभी जितने उपकरण हैं उसके हिसाब से काम कर ही रहे हैं, और जितना भी वहाँ पर उपकरणों के क्षेत्र में जितना भी विस्तार होगा उसके हिसाब से वहाँ पर भी वृद्धि करेंगे। यहाँ की लैब को और ऑथेंटिक बनाएंगे और इफेक्टिव बनाएंगे। हमें ड्रग कंट्रोलर ऑफिस परिसर में ड्रग टेस्टिंग वैन खड़ी दिखाई दी। हमारे संवाददाता अंबुज ने इनकी जांच की तो ये खस्ताहाल निकली। ये जो लैब है इस मशीन के अंदर, ये इस वैन के अंदर आपको दिखाई दे रही है, जो कि अब किसी काम की नहीं है, जो कि अब कंडम स्थिति में यहाँ पर पड़ी हुई है, जिसका कोई इस्तेमाल हो नहीं रहा है। ये ऐसी हालत में खड़ी हुई है जिसका अब कोई उपयोग नहीं है। एबीपी न्यूज की टीम जबलपुर के ड्रग टेस्टिंग लैब भी पहुंची, जो करीब 3.5 करोड़ की लागत से बना है, लेकिन ये सफेद हाथी साबित हो रहा है, क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी कफ सिरप की गुणवत्ता मापने वाली मशीन इस लैब में है ही नहीं। जैसे ये कोल्ड ड्रिप कफ सिरप थी, इसकी जांच के लिए भोपाल भेजा गया, यहाँ नहीं हुआ है। नहीं, यहाँ पर अपने यहाँ पर मुझे मशीन है GLC, जिसमें मतलब वो कभी DEG और EG का मतलब टेस्ट होता है, वो अभी उपलब्ध नहीं है अपने यहाँ मशीन।
इस लापरवाही के खिलाफ घंटी बजाने का समय आ गया है, ताकि ना तो आपके टैक्स का पैसा बर्बाद हो, ना ही आपके अपनों की जिंदगी खतरे में पड़े। कभी दवा के नाम पर जहर, तो कभी लापरवाही की वजह से कहर। सरकारी अस्पताल में जाने के नाम से अब लोग कांपने लगे हैं। जिनके पास पैसा है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा लेते हैं, लेकिन गरीब का क्या? वो क्या करे? बीमारी से तो बच भी जाए, लेकिन कुव्यवस्था की मौत से कैसे बचे? जयपुर के बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में बीमारी से नहीं, आग लगने से 8 मरीजों की जान चली गई। और जिन पर ऐसे हादसे रोकने की जिम्मेदारी थी, वो रिश्वत से अपनी जेब भरने में जुटे हुए थे। सब भाग गए सर, कोई नहीं बचा। इतना धुआं बचा सर, जिसको निकालना था वो निकाल गया। मेरा कमरा जो है मेरे घर में, मेरे गांव में, वो पूरा जल गया, क्योंकि एक स्पार्क जो है, जो टीवी सॉरी इससे एयर कंडीशनर से निकल के मेरी राइटिंग टेबल पर गिरा, पूरा गटेड हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक चीजें, जब इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना है तो इसके अंदर अगेन देखना पड़ेगा, वायरिंग को देखना पड़ेगा, वो जांच ही बता पाएगी। भजन लाल जी, सुना आपके स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं? अगर नहीं सुना तो अब सुनिए। मेरा कमरा जो है मेरे घर में, मेरे गांव में, वो पूरा जल गया, क्योंकि एक स्पार्क जो है, जो टीवी सॉरी इससे एयर कंडीशनर से निकल के मेरी राइटिंग टेबल पे गिरा, पूरा गटेड हो गया। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से पूछा गया, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में आग कैसे लगी, किसकी लापरवाही है, किसकी जिम्मेदारी है? तो मंत्री जी अपने घर में लगी आग की कहानी सुनाने लगे। बताने लगे उनके घर में भी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। मंत्री जी, क्या आप ये भूल गए, अस्पताल में लगी आग ने 8 जानें ले ली। ये सभी इस अस्पताल में ठीक होने की उम्मीद में आए थे। इनके परिवार वालों को क्या पता था अस्पताल से ये अपनों की लाश लेकर निकलेंगे। मध्य प्रदेश के मासूमों की तरह जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जान गंवाने वालों को बचाया जा सकता था, अगर सिस्टम में भ्रष्टाचार की दीमक ना लगी होती। एबीपी न्यूज के पास वो दस्तावेज हैं जो बताते हैं अस्पताल में लगी आग हादसा नहीं, लापरवाही का नतीजा है। पिछले 50 दिन में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट को ट्रॉमा सेंटर के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अनुराग धाकड़ ने कई चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक सप्लाई पर सवाल खड़े करते हुए इसे लेकर खतरा जताया। इन्होंने अपनी चिट्ठी में साफ साफ लिखा, वक्त रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो मरीजों और डॉक्टर्स की जिंदगी को खतरा हो सकता है। लेकिन किसी ने इनकी चेतावनी पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई, जिसकी कीमत 8 लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। क्या क्या कमियां थी और कब आपने लेटर वगैरह लिखे थे? मैं पिछले कई माह से आवश्यकता अनुरूप जो भी अव्यवस्था या परेशानी थी उसके संदर्भ में सूचित करता था। क्या प्रमुख रूप से क्या अव्यवस्थाएं थी, क्या कमियां था जिन्हें सुधार किया जाना चाहिए था? उदाहरण स्वरूप जैसे टॉप फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो उसकी वजह से थोड़ा ओटी में लीकेज था, कई बार करंट की भी प्रॉब्लम आती थी उस दरमियान, और इसके अलावा जो अभी आपने बताया इस प्रकार की समस्याएं फॉल सीलिंग से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैंने समय समय पर बताया। मुख्यमंत्री भजन लाल जी, देखिए, सुनिए और सोचिए, आपका सिस्टम किस हद तक लापरवाह हो चुका है, जिसे लोगों की जिंदगी की भी परवाह नहीं है। लेकिन ये तो लापरवाही की पहली किस्त है। आगे जो हम बताने जा रहे हैं उसे जानने के बाद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। यह है सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के न्यूरो डिपार्टमेंट का हेड डॉक्टर मनीष अग्रवाल। मनीष अग्रवाल उसी आईसीयू वार्ड का भी हेड है जहां 3 दिन पहले आग लगी थी। इसका अस्पताल के प्रशासनिक कामों के अलावा दवाओं की लोकल परचेज और हर तरह की सरकारी खरीद में भी दखल था। इसे एसीबी की टीम ने 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा है। डीजी मैम के पास ये परिवादी पेश हुआ था और इसने बताया था कि मुझसे मेरे 12.5 लाख रुपए का बिल बकाया है और डॉक्टर मनीष अग्रवाल उस बिल को पास करने में सक्षम हैं। उनके काउंटर साइन के बाद ही मेरी पेमेंट रिलीज होती है, तो वो मेरी पेमेंट को रिलीज नहीं कर रहे हैं और मेरे बिलों को एक बार तो फेंक दिया गया और अब जो है मुझसे रिश्वत की मांग की जा रही है। तो उसके बाद हमारे द्वारा मांग सत्यापन किया गया तो उसमें ये सही पाया गया।
मनीष की गिरफ्तारी से हॉस्पिटल में फैले भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। ऐसे में क्या सवाल नहीं उठता अस्पताल में लगी आग भ्रष्टाचार का ही नतीजा हो? एक के बाद एक कई सबूत सामने आ रहे हैं जो इशारा कर रहे हैं एसएमएस अस्पताल में लगी आग के लिए शॉर्ट सर्किट से ज्यादा लापरवाही और भ्रष्टाचार जिम्मेदार है, जिसके खिलाफ आपको घंटी बजानी होगी ताकि फिर ऐसी तस्वीर सामने ना आए। तो फिर उठाइए फोन और बजाइए घंटी, क्योंकि आपकी एक घंटी सोते हुए सिस्टम को जगा सकती है, जिम्मेदार लोगों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला सकती है। घंटी बजाओ में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।